आज हम लोग मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को कहा जाता है रोटेशनल मोशन, और इसका एक दूसरा नाम भी इस चैप्टर का कहा जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। और ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, और किसी आप देखेंगे किसी साल में, जैसे 2012 में इस चैप्टर से टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसलिए इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि क्वेश्चन जो है कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, उनको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर है उतना मुश्किल नहीं है जितना इसको समझा जाता है और इतना हाइप बनाया गया है ना। आप देखेंगे कि जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो मैंने वहां पर समझाया था कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में हमने पढ़ा था वही चीज हम लोग रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। वहां की जो थ्योरी है, जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन में जो थ्योरी पढ़ा, वही सारी थ्योरी जो है फिर से रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में रिपीट होती है। ठीक, तो वहां पर मैंने सिमिलरिटी बताया था, वो सिमिलरिटी जो है फिर से आप देख सकते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो रोटेशनल मोशन जो है वो जेईई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो उस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, स्पेशली काइनेमेटिक्स पार्ट, वो हमें समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक, और एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रोटेशनल मोशन के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। लोगों को लगता है कि रोटेशनल मोशन जो है बहुत ही ज्यादा टफ चैप्टर है ना, जबकि आप आराम से पढ़ेंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे तो रोटेशनल मोशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। मतलब अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही सारी थ्योरी फिर से उसमें रिपीट होती है, रोटेशनल मोशन में जाकर के रिपीट होती है या सर्कुलर मोशन में रिपीट होती है। बस हमें ये समझना होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका किस तरह से यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ नए नए क्वांटिटीज आ जाते हैं, वो नए नए क्वांटिटी छोड़ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है। यानी ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में बहुत सारी सिमिलरिटी है, इनफैक्ट एक जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना। तो दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है पहले मैं वो बताना चाहूंगा। उससे क्या होगा कि एक तो आपका डर खत्म हो जाएगा कि रोटेशनल मोशन बहुत ही ज्यादा टफ होता है ना। बिल्कुल भी टफ नहीं होता। जो अभी तक हमने पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन में, अगर वो मुश्किल नहीं लगा, अगर वो आसान लगा है, तो रोटेशनल मोशन भी सर्टेनली आसान लगेगा। तो पहले मैं बताता हूं कि जो ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ा और आगे जो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है ना। तो सबसे पहला जो है, हमने ट्रांसलेशनल मोशन में एक क्वांटिटी पढ़ा था जिसको हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट। चूंकि ट्रांसलेशनल मोशन का वो क्वांटिटी है, इसलिए मैं उसको यहां पर लिखूंगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग वहां पर सिंबल क्या देते थे, डेल्टा एस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता था और इसको सिंबल देते थे डेल्टा एस। वैसे ही सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको एक सिंबल देते हैं डेल्टा थीटा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। ठीक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने क्वांटिटी पढ़ा था वेलोसिटी। मैं यहां पर उसको लिखूंगा लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन वाले वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो वेलोसिटी होता है v, इसको हम लोग लिखते हैं ds/dt। वैसे ही सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको सिंबल दिया जाता है ओमेगा, और इसको लिखते हैं d(θ/dt)। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं ds/dt, वैसे उसको लिखते हैं dθ/dt। ठीक है, वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर नहीं भी लगा सकते, है ना।
वैसे चूंकि वेलोसिटी है तो वेक्टर लगाना चाहिए, फिर भी कई बार हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन मानकर चलना है कि वेक्टर है। ठीक। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी के बाद आता था एक क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते थे एक्सेलरेशन, तो उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं लीनियर एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है उसको दो तरीके से लिखते थे हम लोग, एक तो लिखते थे dv/dt, और मैं इधर लिख देता हूं, इसको लिखते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt लिखते थे, और साथ में v dv/ds भी लिखते थे इसको। तो इसी तरह से सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक। इस एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, और इसको लिख सकते हैं d⍵/dt, यानी ओमेगा d⍵/d थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो देखेंगे अभी तक जो है कहानी एक जैसी चल रही है, यहाँ s था वहां थीटा आया, v को ds/dt लिख सकते थे, यानी इसको डिफरेंशिएट करने से आता है, तो ओमेगा इसको डिफरेंशिएट करने से आता है। ठीक। अब यहाँ एक्सेलरेशन आया, v को डिफरेंशिएट करने से आया, तो अल्फा जो है ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से आया, तो v d/ds यहां पर जैसे लिख सकते थे, इसको ओमेगा d⍵/d थीटा जैसे लिख सकते थे, है ना। तो अभी तक कहानी एक जैसा चल रहा है। ठीक। अच्छा, जो ट्रांसलेशनल मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग एक टर्म पढ़ते थे इनर्शिया, और कहते थे कि जो इनर्शिया है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इसको हम लोग एम से डिनोट करते थे, है ना। वैसे ही रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और ये भी मास पर डिपेंड करता है, साथ में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस के अबाउट उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है थोड़ा सा नया क्वांटिटी है, लेकिन काम इसका भी वही है। ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करता है, ये वाली प्रॉपर्टी, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज को ये अपोज करता है, ये रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है। इसको हम लोग डिटेल में रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक। जैसे इसमें आ गया इनर्शिया, उसके बाद इसमें आता है, हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये होता है, इसको यहां पर हम लोग P से डिनोट करते हैं और लिखते हैं m इंटू वी। वैसे ही यहां पर आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसको यहां सिंबल दिया जाता है L, और इसको हम लोग लिखते हैं I इंटू ओमेगा। देखेंगे जैसे यहां मास था, मास के जगह पर यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, तो मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v के जगह पर यहां पर ओमेगा रख देते हैं। तो देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये भी बिल्कुल एक जैसा है दोनों में, है ना। उसके बाद इसमें आता है कॉज ऑफ मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन का जो कॉज है, इसको हम लोग यहां पर कहते हैं फोर्स। फोर्स जो होता है इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मतलब फोर्स क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में एक टर्म आता है, उसको कहा जाता है टॉर्क, यानी कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसको कहा जाता है टॉर्क। टॉ से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आई अल्फा। जैसे यहां पर F इज इक्वल टू एम ए हो गया, यहां पर हो गया आई इंटू अल्फा। मास के जगह जैसे यहां मास था, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यहां पर एक्सेलरेशन ए था, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा था। तो देखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये भी एक जैसा है दोनों का, है ना। अच्छा, इसमें आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। वैसे ही रोटेशन में आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखेंगे यहां भी एम के जगह पर आई आ गया, जैसे यहां एम था यहां पर आई था, और v के जगह पर ओमेगा आ गया, जैसे यहां v था वहां ओमेगा था। तो ये वाला फॉर्मूला भी देखेंगे बिल्कुल एक जैसा लग रहा है ना। यानी अभी तक जो कहानी हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसमें से ये जो तीन क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनको हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। बाकी जो चार क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, यहां तो क्या है, ये भी हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में जाकर के कुछ पढ़ा था, मोमेंटम, फिर फोर्स, ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी, है ना। तो कुछ तो सिमिलरिटी ये हो गई। इसके बाद आपको याद होगा कि हम लोग जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कुछ ग्राफ सीखे थे। जो ग्राफ हमने वहां पर सीखा था वो सारे ग्राफ यहां पर यूज आ सकते हैं। जैसे यहां पर हमने तीन तरीके के ग्राफ सीखे, है ना। और यहां पर हमने ये बताया था कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो जैसे अगर यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप जो है वो बताता था ds/dt, यानी कि ये वेलोसिटी बताता था। इसका जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, ये कुछ नहीं बताता था, है ना। ये हमने सीखा था, ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता था। VT ग्राफ जो है, इसका स्लोप यानी कि dv/dt, ये जो है बताता था एक्सेलरेशन, और इसका एरिया अंडर कर्व ये बताता था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये बताता था। उसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप जो है वो कोई क्वांटिटी नहीं बताता था, नथिंग, और इसका एरिया अंडर कर्व निकालते थे तो ये बताता था चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी बताता था। बिल्कुल इसी तरह से जब हम सर्कुलर मोशन में जाते हैं तो सर्कुलर मोशन में भी तीन तरह के ग्राफ जो है वो प्लॉट किए जा सकते हैं। ये जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो जाएगा। यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो जाएगा। यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हमें पता करना हो कि किस ग्राफ से कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है, तो बिल्कुल उसी तरह से बता सकते हैं। इसका जो स्लोप होगा ये बताएगा dθ/dt, ये बताता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे ये वेलोसिटी v बताता था, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताता है। VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता था। अच्छा, यहां पर हमने क्या देखा कि इसका एरिया कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इसका भी एरिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, है ना। यहां भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। VT ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, तो उसी तरह से ओमेगा टी ग्राफ है, ओमेगा टी ग्राफ का जो स्लोप होगा dω/dt, ये बताएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा बताएगा। ये a बताता था, एक्सेलरेशन बताता था, ये अल्फा बताता है। इसमें एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो ओमेगा dt, जैसे ये बताता था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वैसे ये बताता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कह सकते हैं, बस इसको डेल्टा थीटा।
अब AT ग्राफ का जो स्लोप है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था, तो इस अल्फा टी ग्राफ का जो स्लोप है d अल्फा बाई dt, इससे भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है ना। अगर इसका एरिया अंडर कर्व देखेंगे, एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया अल्फा dt। जैसे इसका एरिया अंडर कर्व बताता था चेंज इन वेलोसिटी, इसका एरिया अंडर कर्व बताता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा कहानी है दोनों का, जैसा ट्रांसलेशनल मोशन में वैसा रोटेशनल मोशन में। ठीक, वैसे ही हमने ट्रांसलेशनल मोशन में 4 इक्वेशन पढ़े थे, वो 4 इक्वेशन बिल्कुल सर्कुलर मोशन में वैसे ही आते हैं। यहां पर हमने 4 इक्वेशन क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस AT, फिर पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर पढ़ा s n इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बिल्कुल ऐसे ही 4 इक्वेशन सर्कुलर मोशन में आते हैं, जिसको हम लोग अभी आगे डिराइव करेंगे। इसमें आता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। अब जैसे ये इक्वेशन है वैसे यहां भी आता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वैसे जैसे ये इक्वेशन है यहां भी आता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जैसे ये होता था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। थीटा n ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो आप देखें यहां से वहां तक कितनी सारी सिमिलरिटी है। इनफैक्ट देख सकते हैं कि जो भी थ्योरी हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा है वो सारी थ्योरी कहीं ना कहीं सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में आएगी। बस हमें कुछ नए नए टर्म या नए नए क्वांटिटी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नया क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी नया क्वांटिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन नया क्वांटिटी है ना। ये तीनों अभी सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी ये भी 4 नए क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये चारों नए क्वांटिटी हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो सिमिलरिटी देखा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड आप देख सकते हैं कि रिजिड बॉडी आया है। तो रिजिड बॉडी के बारे में हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, हम लोग पहले उसको डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि नाम है आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए, तो वैसे ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी कहा जाता है। इट इज a system of particles or points on which separation between any two particles मतलब कि किसी पेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, 2 particles remains constant with respect to time, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये सपोज ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर हजारों पॉइंट्स है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उन 2 पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं और दूसरा पॉइंट यहां ले लेता हूं, ठीक, इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन है।
हो सकता है किसी इंस्टेंट पर ये वाला जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा हो और ये वाला जो पार्टिकल है ये इधर जा रहा हो, है ना। तो उस केस में होगा क्या, ये v2 से जा रहा है, तो अगर सपोज ये θ1 एंगल पर जा रहा है और ये θ2 एंगल पर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलावा मैं निकालूंगा तो यह आएगा v1 cos θ1 और इसका कंपोनेंट इधर निकालूंगा v2 cos θ2। चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जैसे v1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू v2 cos θ2, यानी जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इधर जाना चाहिए, तभी इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बना रहेगा, है ना, और तभी इसको हम लोग रिजिड बॉडी कह सकते हैं। तो रिजिड बॉडी में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन एनी पेयर of particles on a rigid body velocity of approach or velocity of separation should be 0। है ना, कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो पार्टिकल ले लेंगे तो इनके बीच में ना अप्रोच वेलोसिटी होना चाहिए ना सेपरेशन वेलोसिटी होना चाहिए, तभी जो है इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बना रहेगा। ठीक, अब ये भी है कि कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ए ऑन द रिजिड बॉडी another particle B moves on circular path with A as center of circle। ठीक है, मतलब A के रेस्पेक्ट में जब B को देखा जाएगा तो A अपने आप को स्टेशनरी समझ लेगा, तो B जो है सर्किल में घूम रहा होगा, तभी जो है उनके बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि सेपरेशन चेंज नहीं करना है। रिजिड बॉडी का ये डिफिनीशन है। ठीक, फिर एक और चीज ध्यान रखना है, विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी all other points have equal angular velocity which is also equal to angular velocity of rigid body। है ना, जैसे मैं बात करूं इसमें कि अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं जितने भी पॉइंट का किसी भी पॉइंट का मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालता हूं तो सारे पार्टिकल्स जो है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे जितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये रिजिड बॉडी एक्चुअली में घूम रहा होगा। यानी अगर रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे,
इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे तो वो रिजिड बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। ये जो भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सारे पॉइंट्स रिजिड बॉडी के डिफिनीशन से रिलेटेड है ना, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। अब जो है जो किसी रिजिड बॉडी का जो मोशन हो सकता है वो मोशन कई तरीके का होता है, जैसा कि पहला मोशन हम लोग कहते हैं कि रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि जो रिजिड बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये कोई ब्लॉक है, ये सीधा जो है इस तरह से चल रहा है ना, तो इसके हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। जैसे कहेंगे कि अगर ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट 1 हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ होगा उतना ही हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये जो पॉइंट 2 है इसका भी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उतना ही होगा। अगर ये 3 माना जाए तो 3 का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, और जो 4 है 4 का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो भी उतना ही होगा। मतलब कि इसमें जो रिजिड बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। तो इसमें कह सकते हैं कि all the points of rigid body moves on straight path such that all the points have equal displacements, ठीक। उसी तरह से एक दूसरा मोशन होता है जिसको कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन मतलब ये जो रिजिड बॉडी है, जैसे ये ब्लॉक हो गया है ना, ये ब्लॉक कुछ घूम करके ये ऐसे गया, इसका सेंटर ऑफ मास का पाथ देखेंगे तो ऐसे चल रहा है। हर पार्टिकल जो है इसी पाथ पर ऐसे, मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे बिल्कुल पैरेलल चल रहे होंगे, लेकिन स्ट्रेट पाथ पर नहीं चल रहे होंगे। all the particles on rigid body move parallel to each other on a curved path, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखेंगे कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आएगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बराबर इसमें आ जाएगा। और तीसरे टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन का यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है। देखेंगे कि ये एक पुली है ना, और ये एक रिजिड रॉड है जो कि फिक्स्ड है। तो ये जो पुली है इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो इस टाइप के मोशन को, जिसमें कि एक्सिस फिक्स्ड हो, उसको प्योर रोटेशनल मोशन कहा जाता है। इसमें जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो इसमें होगा क्या कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, है ना। इसमें कंप्लीटली सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। और जो फोर्थ टाइप का मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब हो गया
कि इसमें रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर या रेक्टिलिनियर जो हमें पड़ता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। यहां पर जो हमने ये मोशन पढ़ा है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, और यहां पर हमने क्या पढ़ा, प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्योर रोटेशनल मोशन को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कंबाइन मोशन आएगा। कंबाइन मोशन होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कार चलता है, तो कार में क्या होता है, जो पहिया है वो अपने एक्सिल के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होता है, साथ में जो एक्सिल है वो खुद आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि कार खुद भी आगे जा रही है ना। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये व्हील है तो ये रोटेट भी कर रहा होता है और साथ में आगे भी बढ़ रहा होता है। जैसे कार जितना जाएगा आगे उतना ये व्हील भी आगे जाएगा, ठीक, और अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी करता रहता है। तो इस टाइप के जो मोशन है, थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ा होगा, है ना। तो इस टाइप का मोशन जो है, इसमें इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं कंबाइंड मोशन। देखेंगे कि इसमें एक्सिस फिक्स्ड है, लेकिन इसमें एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, इसमें एक्सिस जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये टोटल मिलाकर के 4 तरीके के मोशन होते हैं, जिन